हेलो दोस्तों। तो भाई आज की इस क्लास में हम चंडीगढ़ जेबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2015 में हुआ था उसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2022 और 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर लिया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और प्रीवियस क्लासेस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे चंडीगढ़ जेबीटी की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर की क्लासेस एक साथ मिल जाएंगी। और ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं इनकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो आप वहां से उसे देख लीजिएगा। तो आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश मीडियम में है, क्योंकि जो पीडीएफ मेरे को मिली थी उसमें इंग्लिश मीडियम में दे रखे थे सारे क्वेश्चन। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो मीडियम को लेके आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो क्वेश्चन क्या है कि A, B and C starts at the same time in the same direction to run around a circular stadium. A complete the round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds. All starting at the same time. After what time will they meet again at the starting point? ये कह रहा है कि A, B और C एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में यानी कि एक ही दिशा में एक सर्कुलर ग्राउंड के एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है वो पूरा चक्कर 252 सेकंड में कर लेता है, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में चक्कर पूरा करता है। और जो सभी हैं वो एक साथ भागना आरंभ करते हैं। ऐसा नहीं कि ए पहले दौड़ना शुरू कर देता है, नहीं, ये तीनों एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो पूछ रहे कितने टाइम के बाद ये फिर से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा जो टाइम होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों एबीसी के टाइम से पूरा पूरा कटेगा। तो ये जो है हमारा एलसीएम का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आपको इन तीनों टाइम का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। टाइमिंग्स हैं हमारे 252 सेकंड, 308 सेकंड एंड लास्ट इज 198 सेकंड। ठीक है भाई, 252, 308 और 198। तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक ऐसा नंबर ले जिससे कम से कम दो वैल्यू कटे। सारी कटे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो वैल्यू कटे तब तक आपने काटनी है। दो एकम दो, दो दूनी चार, दो छिके 12, दो एकम दो, दो पंजे 10, दो चौके 8, दो निमे 18, दो निमे 18। फिर से ये दो वैल्यू दो से कट रही है तो फिर से काट दो। दो छिके 12, दो तिया 6, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14 और 99 एज इट इज। फिर हम देखेंगे यहाँ तीन से ये दोनों वैल्यू कट रही है तो तीन से फिर से काट देते हैं। तीन दूनी 6, तीन एकम, ये नहीं कट रहा और ये 33 पे कट रहे। फर्दर तीन से ये कट रहे हैं 7 पे, 77, तीन से 11 पे, 7 से कट रहे हैं। जब तक दो वैल्यू कटे आपने काटते रहना है और यहां पे ये हमारा सारा कट हो गया, ठीक है। तो अब इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 इंटू 7 तो 7 छिके 42, 7 तिया 21 और 4 25, 252 आ गया। फर्दर इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 5 और 2 7, 5 और 2 7 और ये बन गया 2। तो इतने सेकंड बाद, और ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे की? सबसे पहले इसको लिख दिया। ऐसा तभी करें जब 11 से मल्टीप्लाई करनी हो। सबसे पहले इसे लिखें, फिर इन दोनों को ऐड करके लिखें, फिर इन दोनों को ऐड और लास्ट में इसको सिंगल लिख दें, ठीक है। तो ये 11 से मल्टीप्लाई आपकी हो जाएगी। तो 2772 सेकंड बाद सभी एक साथ मिलेंगे, लेकिन जो आंसर है वो आपके मिनट्स और सेकंड में दे रखे हैं। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको काटूंगा 60 से, 6 चौके 24, 4 पे चलेगा, 4 पे चलेगा, ये 6 चौके 24, 240। तो 4 वाले जो आंसर है हमारे, एक तो ये है 42 मिनट 36 सेकंड, एक 46 मिनट 12 सेकंड और एक 45 मिनट। तो तीन आंसर दे रखे हैं, 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको फर्दर आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो जब 6 से चलाएंगे 240, ये बनेंगे 37 और ऊपर से 2 उतार लिया तो 6 छिके 36। तो 6 पे चलेगा फर्दर ये। तो 6 वाला ऑप्शन हमारा कौन सा दे रखा है? थर्ड ऑप्शन, यानी कि 46 मिनट 12 सेकंड। तो 46 मिनट 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और आपको पूरा काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 46 मिनट सिर्फ एक थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से यहां पे छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। आप इसको करके भी देखें, ट्राई करें क्वेश्चंस को। हाँ जी, क्वेश्चन है कि द नंबर हु स्क्वायर इज इक्वल टू
द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 75.15 एंड 60.12 इज, कह रहे हैं कि वो संख्या कौन सी है जिसका जो वर्ग है वो इन दो संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। ठीक है, यानी कि द नंबर हु स्क्वायर इज, यानी कि कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता कौन है, इस नंबर का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 75.15 इसके स्क्वायर और 60.12 इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के डिफरेंस के बराबर है इस नंबर का स्क्वायर। तो ये नंबर हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा होगा। तो अब देखो भाई, यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है भाई, तो यानी कि मैं इसको लिखूंगा 75.15 प्लस 60.12, एक बार तो प्लस करके, और 75.15 माइनस 60.12 एक बार माइनस करके। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो कितना बनेगा, 5 और 2 7, 1 और 1 2, पॉइंट 5 और 7 और 6 13, 135.27 इंटू में इधर इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गए 3, 1 में से 1 गया 0, 5 और 7 में से 6 गया 1, 15.03 ये हमारा यहां तक आ चुका है। अब ये किसकी वैल्यू है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, 15.03। लेकिन हमसे पूछा वो नंबर कौन सा होगा, तो एक्स की वैल्यू के लिए जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये इधर जाके क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बन जाएगा। तो अब देखो भाई, अब इसको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका तरीका क्या होगा, आप इसको ब्रेक करें, किसको, इस नंबर को। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, ये एक तरीका है, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ये 2 से तो कट नहीं रहा। ठीक है, अच्छा आप एक काम और करें, यहाँ पे पॉइंट है, सोचो ये पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट जो है वो है ही नहीं, तो नंबर क्या है हमारा 13527, ये नंबर आप सोचें यहाँ पे। ठीक है, तो अब 2 से तो ये कटा नहीं, अब 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, उसके लिए क्या करना है, इसके डिजिट्स को ऐड करके देखें। 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 2 11, 11 और 7 18। अगर नंबर के डिजिट्स का टोटल 3 से कटता है तो इसका मतलब नंबर 3 से कटेगा। तो हमने देखा 3 से कट रहे, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 2 उतारा नहीं चला, 3 में 27। ठीक है, ध्यान से काटना है, कभी कहो कि ये कैसे काटा, पहले 3 चौके 12 काटा, 1 बचा 15 बन गया, 3 पंजे 15, फिर 2 को उतारा तो नहीं चला, उसके नाम की 0, और फिर 27 को 3 में 27, फिर से 3 से काट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 0 3 3 9। ठीक है, अब मैं इसके बाद नहीं काटूंगा, क्यों नहीं काटूंगा, काट तो मैं आगे भी सकता हूं, लेकिन 1503 यहां भी दिख रहा है मुझे, 1503 यहां भी दिख रहा है, तो मैं इसको आगे नहीं काटूंगा। ठीक है, तो अब देखो इस नंबर में हमें क्या मिला, इस नंबर को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3, मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू में 1503। ठीक है, ये था पॉइंट, सोचो है ही नहीं, एक बार के लिए पॉइंट को सोचो है ही नहीं, पॉइंट को बाद में बताऊंगा कैसे करना है, और इसको 1503, ये बात आ रही है समझ में, क्लियर है। तो ये मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया और ये एज इट इज लिख दिया। तो आप देखिएगा स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर 2 नंबर एक जैसे मिलते हैं तो उसमें से एक नंबर को बाहर लिख दिया जाता है, यानी कि इन 3 और 3 से हमें मिलेगा 3 और इससे मिलेगा दोनों से हमें 1503। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है यहां तक बात, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9, 3 पंजे 15, 4509। ठीक है, तो 4509 ऑप्शन 1 में लिखा है, हालांकि आंसर आ चुका है, लेकिन मैं एक बार पॉइंट के बारे में और बता दूं। अच्छा ये बात तो समझ में आ गई होगी ना, जैसे 9 का रूट निकालते हो तो क्या आंसर आता है 3, कैसे निकाला 3, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और 2 पेयर में से एक को बाहर लिख देते हैं। ठीक है ना, एक को बाहर लिख दिया इस तरह से। अब पॉइंट की बात करते हैं, तो पॉइंट एक यहां पर था और एक यहां पर था, तो टोटल पॉइंट कितने थे, 4। जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये पॉइंट आधे हो जाते हैं, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 45.09 इस तरीके से आप बाद में लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 45.09। क्लियर है क्वेश्चन, आगे आपको समझ में। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, each boy contributed rupees equal to the number of girls and each girls contributed rupees equal to the number of boys in a class of 60 students. If the total contribution collected was 1600, how many boys are there in the class?
तो देखो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि हर एक लड़का उतने रुपए इकट्ठे करता है जितनी क्लास में लड़कियां हैं, और हर लड़की उतने रुपए इकट्ठे करती है जितने क्लास में लड़के हैं, और जो टोटल लड़के और लड़कियां हैं वो कुल मिला के 60 हैं। अगर दोनों ने मिलाकर, बॉयज और गर्ल्स ने मिलाकर टोटल 1600 रुपए इकट्ठे किए हैं, तो क्लास में लड़कों की संख्या कितनी है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो अब देखो भाई, यहां पे इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं, आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आपको फास्ट आंसर अगर चाहिए, ऑप्शन 1 जो है वो 25, यानी कि यहाँ पे क्लास के बॉयज जो है वो 25 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ऑप्शन 1 का अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में दे रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, तो लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो ये बॉयज हैं। तो मुझे बताओ, अगर किसी क्लास में 25 लड़के हैं तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? तो गर्ल्स कितनी होंगी? 35। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलाकर हमारे कितने होने चाहिए? टोटल 60। देखो यहां पे दे रखा है कि 60 स्टूडेंट जो है वो क्लास के अंदर है। अब तुम मुझे बताओ, यहां पे बॉयज कितने कलेक्ट कर रहे हैं? जितने क्लास में लड़के, यानी कि 25 बच्चे हैं, ये 35 रुपए दे रहे हैं, 35 रुपीज। और ये जो गर्ल्स हैं ये 35, और ये कितने दे रहे हैं? जितने क्लास में बॉयज हैं, यानी कि 25 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे भाई, ये कलेक्शन और ये कलेक्शन मिलके देखने कितना कलेक्शन बनेगा। तो आप देखो, जब इसको सोल्व करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा? मल्टीप्लाई में 5 आएगा, इसमें भी लास्ट में मल्टीप्लाई में 5 आएगा। तो एक बार जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको देखना है कि क्या ये टोटल हमारा जो है वो 1600 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब इसको एक बार करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सर ऐसे तो ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अभी आप देखिएगा ये क्वेश्चन आसान भी लगेगा आपको, बड़ा नहीं होगा। हमने 35 इंटू 25 करना है। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 ते 15 और तो 17, और 35 दूनी 70, ये आया 5 7 7 और 1 875। ठीक है, ये कितना है? 875, यानी कि इसका टोटल भी 875 आएगा और इसका टोटल भी 875 आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, तो 875 जब आएगा तो इसका जब हम ऐड करेंगे 875 में 875, तो ये 1600 से ज्यादा होगा, 1750 के करीब जाएगा। क्यों भाई? तो ये तो 1600 के करीब नहीं आया ना, तो फिर ये आंसर कैसे हो सकता है? बात समझ में आई भाई? इसको जब हम डबल करेंगे तो जो रुपए आएंगे हमारे वो कितने आएंगे? 1750, जो कि 1600 के बराबर नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर थी ही नहीं। सेकंड ऑप्शन के हिसाब से बॉयज कितने हैं? 30। अगर ये 30 हैं तो फिर ये भी 30 होंगे। तो 30 लड़के 30 रुपए दे रहे हैं और 30 लड़कियां 30 रुपए दे रहे हैं, तो 30 या 900 900 900 कितने बनेंगे? 1800। तो ये भी जो हमारा है ये 1800, ये मैंने सॉरी, यहाँ पे जो इक्वल है ये इतना आ रहा है, जो कि 1600 के बराबर नहीं है। ठीक है, मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये 1600 के इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन लगा दिया। ठीक है, ये कितना है? 1800, ये भी 1600 के बराबर नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन में अगर बॉयज 50 हैं तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी? 10 होंगी। ये कितने कर रहे हैं? 10 रुपए। ये कितने कर रही हैं? 50 रुपए। तो 50 गुना 10 500, 500 ये कर रहे हैं, 500 ये कर रहे हैं, तो ये तो 1000 आया। लेकिन ये भी कैसा आया? ये भी 1600 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब ना तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर है, ना ही सेकंड ऑप्शन आंसर है, ना ही थर्ड ऑप्शन आंसर है। तो आंसर कौन सी बनी? ऑप्शन 4, यानी कि डाटा इनएडिक्वेट, यानी कि जो डाटा है यहाँ पे वो अपर्याप्त है। यानी कि अपर्याप्त का मतलब पूरा नहीं दे रखा, जिसकी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप थोड़ा सा माइंड का यूज करें और आंसर को कर सकते हैं। कोई मैथमेटिक्स सिखाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, वाई माइनस जेड स्क्वेयर सॉरी, अपोन में एक्स प्लस जेड का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वेयर अपोन एक्स प्लस वाई का स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर एंड सो। इस तरह से लिखा हुआ है और आपको कह रहा है कि ये सोल्व करके क्या आएगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हम फिर से वही आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाली। कैसे? ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये है हमारा ए स्क्वेयर, और ये पूरा वाई माइनस जेड का स्क्वेयर ये पूरा हमारा है बी स्क्वेयर, यानी कि ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को हमने लिखा था ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस, यानी सॉरी एक्स स्क्वेयर नहीं लेना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो आपको मैं बताऊंगा एक बार, थोड़ा सा नीचे लिख के दिखा दूंगा। अपोन में
नीचे क्या बनेगा, ध्यान दो, अब ये तो पूरा है, ये पूरा ए स्क्वायर है, एक्स प्लस जेड के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर लेना है माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे क्या, ए प्लस बी, तो एक्स प्लस जेड प्लस वाई, और एक बार लिखेंगे एक्स प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, तो मैं यहां से एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि ऊपर आपको लगे कि ये सर ने कैसे लिख दिया, तो ध्यान से देखिएगा, ये था एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये है पूरा ए और ये है पूरा हमारा बी, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ए यानी कि एक्स यहां पर लिखना था, प्लस बी यानी कि वाई माइनस जेड लिखना था, फिर ए माइनस बी, तो माइनस करके जब मैं इसको लिखूंगा तो ध्यान दो, अब ये माइनस खोलने से ये तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, जब माइनस लिखेंगे तो बाहर माइनस होने से ये अंदर का साइन प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां डायरेक्ट लिख दिया था एक्स माइनस वाई प्लस जेड। क्लियर है, किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर से मैं अभी आगे भी लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट वाले में देखो क्या लिखना है, यहां पे बीच में प्लस का निशान लगा दो, आगे में क्या लिखा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो पहले क्या लिखूंगा, वाई प्लस एक्स माइनस जेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिखूंगा y माइनस एक्स और प्लस का z। जब माइनस करके लिखेंगे तो इसके बाद वाले में जो ये साइन माइनस का, इसको प्लस का बना देना। ठीक है, नीचे में देखो क्या लिखेंगे, नीचे में x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी कि पहले तो लिख दो x प्लस वाई, फिर प्लस करके लिख दो कौन सा, ये वाला z स्क्वायर, यानी कि z आ जाएगा इनटू में, फिर x प्लस वाई और माइनस के साथ लिख दो इसको z को। क्लियर है यहां तक। अब तीसरा क्या बना, z स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, तो पहले क्या लिखेंगे, z प्लस एक्स माइनस वाई और z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, क्लियर है, z माइनस एक्स प्लस वाई, और नीचे में क्या बोलेंगे, y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स। ये हमने सारी वैल्यू लिख दी। अब देखो यहां पे अगर आप इसको अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पे x, इसमें देखो x प्लस वाई, नीचे दिख रहा है x प्लस वाई, और ये माइनस का z होना चाहिए, तो माइनस का z यहां पर कहीं नहीं दिख रहा, तो ये नहीं है। इस वाले में देखो ये x प्लस z और माइनस का, यानी कि ये पोर्शन पूरा आपस में कट रहा है। ठीक है, इसी तरह से इसमें अगर देखेंगे तो यहां माइनस का z इसमें है, तो देखो y प्लस एक्स या x प्लस वाई सेम ही है, और माइनस का z यानी कि इससे ये कट रहा है। ठीक है, ये तो नहीं कटेगा आपस में। ठीक, इसमें देखो माइनस का y नहीं, नीचे माइनस का x चाहिए, तो माइनस का x इसमें है, तो देखो z प्लस का y प्लस का, z और y प्लस के और x माइनस का, यानी कि ये भी कट रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां से आप देखेंगे जो बचा उसके बेस में x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि बेस में इसके क्या बच रहे हैं, दिस इज x प्लस वाई प्लस जेड, ये बच रहा है, यानी कि ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर ये एलसीएम है तो इस इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा x प्लस वाई माइनस जेड, प्लस में इधर से क्या आएगा, y माइनस एक्स प्लस में z, और प्लस में इससे क्या आएगा, z प्लस एक्स माइनस वाई, यानी कि अगले स्टेप में मैंने इन तीनों का एलसीएम ले लिया जो कि बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो अब देखो यहां पे माइनस के z और प्लस के z कैंसिल हो गए, x प्लस के और x माइनस के ये भी कैंसिल हो गए, प्लस के y और माइनस के y ये भी कैंसिल हो गए। ऊपर से बचा क्या, एक तो y बच गया, एक z बच गया और x बच गया, यानी कि ऊपर बचा x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे भी क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये फर्दर आपस में कट के हमें क्या आंसर दे देंगे, 1 दे देंगे। अब ये मत बोलना कि सर ये भी कट गया और आंसर आ गया 0, नहीं, ऐसा नहीं, आपस में जब ये सेम वैल्यू कटेंगी तो आंसर बनेगा 1। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि 1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऐसी गलती मत कर देना कभी, आप इसको 0 बता दो। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो बिना पेन चलाए हो सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख के आपको दिखा दूंगा। यहां पे पहले क्यूब रूट दे रखा है घनमूल और फिर स्क्वायर रूट दे रखा है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। पहले क्या है, क्यूब रूट है और फिर इसके अंदर है स्क्वायर रूट, और नंबर दे रखा है हमारा 0.000064, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है भाई, क्लियर। तो अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो आप सोचो कि ये पॉइंट है ही नहीं, मुझे बताओ 64 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, तो तुम कहोगे 8 निकलेगा।
ठीक है भाई, 8 निकलेगा। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो 4 और 2 6 डिजिट हैं। कितने हैं टोटल, 6। और आंसर में कितने हो जाएंगे, 3। मैंने बोला था आधे हो जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो 3 हो जाएंगे। तो 3 डिजिट ये मैंने आपको लिख के दिखा दी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, किसी को फिर भी दिक्कत आए तो पॉइंट हटा के नीचे 1 के आगे 0 लगा के लिख लेना, बट ये ज्यादा आसान है, इसके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे याद रख लिया करो भाई, इन 2 डिजिट से मिलेगा 1 डिजिट, इनसे मिलेगा 1 डिजिट और इनसे मिलेगा 1 डिजिट, कब, स्क्वायर रूट में। ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। तो 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, और इससे मिलेगा 8, ये आ गया। अब क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट में 2 2 की पेयरिंग होती है, क्यूब रूट में 3 3 की पेयरिंग होती है। तो तुम मुझे बताओ 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2। ठीक है, और 3 के पेयर से मिलेगा 1 पेयर, यानी कि आंसर बनेगा 0.2। ठीक है, फिर भी दिक्कत आ रही है तो भाई इसको मैं पॉइंट हटा के क्या लिखूंगा, दिस इज 8/1000। क्यों भाई, ये पॉइंट हटेंगे तो 3 0 नीचे लग जाएंगे। 8 का क्यूब क्या बनता है, 2। ठीक है, जैसे 8 ये 3 लिखा है तो 3 नंबर एक जैसे निकालने हमें, और नीचे क्या निकलेगा, 10 × 10 × 10। ठीक है, तो क्यूब रूट में इन तीनों से मिलेगा हमें 1 2 बाहर, और नीचे तीनों से मिलेगा हमें 10 बाहर, तो आंसर बिकम 0.2। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, बिना लिखे क्वेश्चन हो सकता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है 0.2। क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक्सप्लेन कर दिया मैंने पूरा, फिर भी किसी को दिक्कत रहे तो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे वाज 34 डिग्री सेल्सियस। If the temperature on Thursday was 4/5 of that of Monday, then what was the temperature of Thursday? ये कह रहा है कि सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार से वीरवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस था। यदि वीरवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो, या 4/5 था, तो वीरवार का टेम्परेचर क्या था। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, और एवरेज का मतलब होता है इक्वल होना, यानी कि यहां पे मंडे टू वेडनेसडे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार का एवरेज टेम्परेचर जो था वो था 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब एवरेज टेम्परेचर है, तो इसका मतलब सोमवार को भी 37 था, मंगल को भी 37 और बुध को भी 37, तो टोटल टेम्परेचर कितना होगा, 37 × 3। कोई दिक्कत इसमें भाई, 37 इसके पास है, 37 इसके पास, 37 इसके पास, तो टोटल कितने हुए, 37 × 3। फिर कह रहे हैं कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का जो टेम्परेचर था एवरेज, वो कितना था, 34 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि इस दिन भी 34, इस दिन भी 34, इस दिन भी 34, तो टोटल टेम्परेचर हुआ 34 × 3। ठीक है, तो अब अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन माइनस हो जाते हैं, यानी कि ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये प्लस से माइनस, ये भी प्लस से माइनस, तो ये प्लस माइनस ये कॉमन है, दोनों में कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा इधर से मंडे का टेम्परेचर माइनस इधर से थर्सडे का टेम्परेचर। और इधर अब एक तरीका तो ये कि आप इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, और फिर दोनों का डिफरेंस, क्योंकि माइनस करना है ना यहाँ पे। दूसरा तरीका, 37 में से 34 गए कितना है, 3, और 3 इनके साथ लगेगा, कॉमन है ना ये 3। अगर इन दोनों को मैं देखूं, इसमें से ये माइनस किया तो ये आया, और 3 दोनों में कॉमन था, तो इसलिए 3 को यहां लिख दिया। तो इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो 3 × 3 ये बनेगा कितना, 9। क्लियर है यहां तक? अब उसने कहा कि टेम्परेचर ऑन थर्सडे, यानी कि वीरवार को जो टेम्परेचर था, दिस इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मंडे टेम्परेचर। ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि वीरवार का जो टेम्परेचर है वो सोमवार के टेम्परेचर का 4/5 है। तो अब जो थर्सडे का टेम्परेचर है उसकी जगह इसको चिपका दो, ये क्या बनेगा, m × 4/5 ऑफ m। ठीक है, थर्सडे की जगह इसकी वैल्यू रख दी, इक्वल टू 9। अब ये कैसे सोल्व करना है, 5 × m 5m, 5m - 4m कितने बनेंगे, m, अपोन में 5 जरूर लिख देना, इक्वल टू 9, और यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, 5 × 9 45 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सोमवार का टेम्परेचर मेरे पास आ गया 45 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझसे सोमवार का नहीं पूछ रहा, मुझसे तो पूछ रहा है कि थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा। तो थर्सडे के टेम्परेचर के लिए आप यहां पे m की वैल्यू को 45 रख दीजिएगा।
तो 9 4 जा 36 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगी। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, आसान था क्वेश्चन। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the product of two positive numbers is 11520 and their quotient is 9/5, their difference is, कह रहा है कि दो धनात्मक, पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 तथा उनका भागफल 9/5 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अब देखो भाई, जो दो नंबर हैं हमें तो पता नहीं कौन से, तो हम अपनी तरफ से कोई भी दो नंबर ले सकते हैं। यानी कि एक नंबर अगर मेरा ए है तो दूसरा मैंने बी ले लिया। ए मान लो बड़ा नंबर है, बी छोटा नंबर है। देखो कोशेंट का मतलब क्या, जब उनको डिवाइड करेंगे तो बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे ना। तो मान लो ए यहाँ पे है, ये बी है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इसका जो प्रोडक्ट है वो 11520 दे रखा है, और ए अपॉन में बी, यानी कि बड़े को जब छोटे से डिवाइड करूंगा तो यहां से मुझे दे रखा है 9 अपॉन में 5, ठीक है, 9 अपॉन में 5। क्लियर है? क्वेश्चन का मतलब क्या कि भाई जब बड़े को जब छोटे से भाग करूंगा, ठीक है, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कितने 9/5 ये इसका क्वेश्चन यानी कि भागफल आ रहा है। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि ए की जो वैल्यू है वो 9 है और बी की वैल्यू 5 है, यानी कि ए 9 है बी 5 है। तो ए 9 बी 5 है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर एग्जैक्ट होती तो फिर तो प्रोडक्ट 9 5 का 45 बनता। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 9x है, ये 5x है, ये 9x है, ये 5x है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे प्रोडक्ट दे रखा है, तो मैं कहूंगा कि 9x इंटू 5x की वैल्यू क्या है 11520। ठीक है, तो यहां से अब मैं इसको काट दूंगा। सबसे पहले 5 से इधर काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 0 5 चौके 20। फर्दर मैं 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, बचेगा 50, 9 पंजे 45, फिर बचेगा 5 और 9 छीके 54। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 256। तो मुझे एक्स निकालना है तो रूट कर देंगे। ठीक है, ये बनेगा हमारा 16 बनेगा। जब 256 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। क्लियर है? तो आप 30 तक के स्क्वायर रूट स्क्वायर याद रखें, ये आप फटाफट कर पाएंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हमारी 16 आ गई तो यहां से नंबर हमारे क्या बने, ये नंबर बना हमारा। अगर नंबर पूछता है तो हालांकि ये करना नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, देयर डिफरेंस इज, डिफरेंस पूछ रहा है तो डायरेक्ट आंसर में लिख सकता हूं। डिफरेंस क्या होगा 9x माइनस 5x, तो 9x माइनस 5x दिस इज 4x, और x की वैल्यू 16 है तो 4 इंटू 16, तो आंसर बिकम 64 आंसर आ जाएगा। तो 64 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर नंबर पूछ लेता भाई बड़ा नंबर क्या है, तो आप क्या कह देते, इसको 16 से कर देते, 16 नहीं में 144, इसको भी 16 से कर देते, 16 पंजे 80। फर्दर डिफरेंस निकालना हो तो यहां से भी निकाल सकते हो अगर नंबर पूछे। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि इसके साथ x जरूर लगा ले। और कब x लगाना होता है, कब x नहीं लगाना होता, जब भी प्रोडक्ट की बात करता है तो x लगा लो। अगर सम की या डिफरेंस की बात करता है तो बिना x भी चल सकता था। क्या कह रहा हूं मैं, अगर वो बोलता कि दो संख्याओं का, दो नंबर्स का टोटल ये है, तो फिर मैं बोलता a 9 है और b 5 है, तो 9 + 5 14 की वैल्यू आपको दे रखी है, फिर मैं ऐसे करता। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट था इसलिए x लगा लेना, नहीं तो यहाँ पे आपका फिर ये स्क्वायर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सीधा कहोगे 256 वैल्यू आ गई, तो इनका डिफरेंस 4 इंटू 256 आंसर ऑप्शन में दिखेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the ages of two persons are in the ratio 5:7. 16 years ago, their ages were in the ratio of 3:5. The present ages are, कह रहे दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो 3:5 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, वर्तमान आयु के लिए आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके दिखाता हूं। यहाँ पे जो रेशियो है वो 5:7। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान एज का रेशियो है दो आदमियों की 5:7। और 16 साल पहले 16 ईयर अगो, 16 साल पहले उनकी एज का रेशियो कितना था 3:5।
ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे 5 और 7 रेशियो की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जो ऑप्शन 5 और 7 से कटेगी वही आंसर होगी। तो 5 से देखो, 5 से 40 भी कट रहा है और 7 से 56 भी कट रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर हो सकता है। लेकिन 5 से ये 6 पे कट रहा है, 7 से ये 6 पे कट रहा है, यानी कि 30 और 42 भी 5:7 में लिखे हुए हैं। 20 और 28 को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी 5:7 में लिखे हैं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन हमारी 45-60 है, ये हमारी 5:7 में नहीं लिखे, तो ये आंसर नहीं है। तो बाई चांस अगर ऐसे आ जाता तो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं थी, हम देख लेते कि कौन सी ऑप्शन में 5:7 बन रहा है, वही आंसर होती। लेकिन अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में ऐसा दे रखा है, तो फिर इसके साथ हम क्या करेंगे? इसके साथ बड़ा आसान सा काम है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे इसके पास 5 है, इसके पास 3 है, इनका डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो का। इसके पास 7, इसके पास 5, इनका डिफरेंस कितना है? 2 रेशियो का। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, इसमें भी 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, तो ये रेशियो के अंदर 2 का डिफरेंस कौन लेके आया? तो आपको बता दें, ये लेके आया ये टाइम पीरियड, ठीक है। और टाइम पीरियड में कितना गैप है? 16 का, यानी कि 16 साल की वजह से इस रेशियो में ये 2 का डिफरेंस यहां पर आ रहा है। तो मैं कहूंगा ये 2 की वैल्यू जो है ये 16 के बराबर, यानी कि इस टाइम के बराबर आपने रखनी है। तो 2 बराबर है 16 के, तो 1 किसके बराबर आया? 8 के। तो 1 अगर 8 के बराबर है तो इसकी उम्र कितनी बनेगी? इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी उम्र बनेगी 40 साल। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी उम्र बनेगी 56 साल। तो 40 साल और 56 साल ये हमारे आंसर हैं, और ऐसा ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, तो ये आपने करना था, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना था एक्सपेक्ट्स में। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में यहां ये डिफरेंस सेम ना हो तो उसके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि फिर कैसे डिफरेंस सेम करते हैं। उसके लिए आपने करना क्या होता है, अगर ये डिफरेंस सेम ना आए, यहां पे मान लो 3 आता, इधर 2 आता, तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। इनके बीच में 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई, इनके अंदर भी 2 का डिफरेंस है, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके रेशियो से जो नंबर आएंगे उनका फिर डिफरेंस जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिना लिखे होगा ये, इसके लिए आप बस एक छोटी सी बात याद रखना जो बताऊंगा। कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, कह रहा है इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है। तो अब आप देखिएगा, ये क्वेश्चन खास तरह का है। क्या? आप देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट दे रखा है 7 और 5, इनका रूट दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, और इनका डिफरेंस जो कितने का है? 2 का है। फर्दर देखो 5 और 3, इनका डिफरेंस भी 2 का है। 9, 7 इनका डिफरेंस भी 2 का है, और 11, 9 इनका डिफरेंस भी 2 का है। तो आपने ये याद रखना है, अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें दोनों नंबर्स पे रूट लगा हो और दोनों का जो डिफरेंस है वो सारे क्वेश्चन में सेम आ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर आपको सबसे छोटा दिखाई देगा वही एक्चुअल में सबसे बड़ा होगा। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है? 5 और √3 वाली। ये माइनस में जो रूट ये वैल्यू है ये सबसे छोटी दिख रही है, तो ये एक्चुअल में सबसे बड़ी है, यानी कि ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। और जो सबसे बड़ा दिख रहा है ये सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये बेसिकली फंडा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ रेशनलाइजेशन होता है, परिमेयकरण होता है। तो आप बजाय इतना टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाएं, आप सीधा याद रखना जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअल में सबसे बड़ा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपने करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2 if 20% of the boys and 25% of the girls are adults, the percentage of the students who are minor is। कह रहे कि एक कॉलेज के अंदर लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वो 3:2, यानी कि अनुपात 3:2 है। अगर 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क, अडल्ट मतलब वयस्क जो 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, तो वो कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो अभी माइनर हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए अब आप अगर करेंगे तो अलग अलग तरीके लगा सकते हैं। आप कैसे? देखो, एक तरीका तो पहले मैं थोड़ा सा अलग बताता हूं, फिर उससे फास्ट जो तरीका है मैं वो बताऊंगा। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो सबसे पहले लिखेंगे, वो कितना है? 3:2। ठीक है, तो 3:2 यहां दे रखा है, तो आप क्या करें, इसको मान ले 300, इसको मान ले 200। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि जो परसेंटेज है ये आपका इजीली निकल जाए। ठीक है, यानी कि 300 बॉयज हैं, 200 गर्ल्स हैं। कह रहे 20% ऑफ द बॉयज
20% बॉयज जो हैं वो आपके अडल्ट हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि कौन से माइनर है, तो मैं माइनर वाले ले लेता हूं, अडल्ट की क्या जरूरत है। तो माइनर बॉयज कितने आएंगे आप मुझे बताओ। अगर मैं कहूं कि 20% बॉयज जो हैं वो अडल्ट हैं, तो 20% बॉयज का मतलब 100 में से 20 बॉयज अडल्ट हैं, तो बाकी कौन से हैं माइनर, तो कितने हैं वो 80%। तो आप इस 300 का 80% निकाल दो, तो 300 का 80% कितना आएगा 240। तो आप इसको बिना लिखे भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे, किसी भी नंबर का 10% निकालने के लिए उसको 10 से डिवाइड कर दो। तो मुझे बताओ 300 को 10 से डिवाइड करो कितना आएगा 30। तो 30 जो है वो 10% की वैल्यू है, लेकिन मुझे तो 80% की चाहिए, तो इसका 8 गुना करेंगे तो ये बनेगा 240। क्लियर है, लेकिन फिर भी मैंने निकाल के दिखा दिया। आप माइनर गर्ल्स की बात करते हैं, तो मुझे बताओ 25% ऑफ द गर्ल्स आर अडल्ट, तो 25% गर्ल्स का अडल्ट है, तो 75% तो माइनर हुआ ना, तो कितना आ गया, तो 75 दूनी 150, 150। क्लियर है यहां तक। तो अब ये टोटल कितने हुए माइनर, तो तुम कहोगे ये हो गए 390। 390 स्टूडेंट जो है वो माइनर है, और कह रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आर माइनर इज, तो ये टोटल का कितने परसेंट है, तो टोटल तो हमारे 500 हुए, तो 390 जो है वो हमारा 500 का कितने परसेंट है। परसेंट बनाने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कटेंगे ये 2 जीरो, और यहां पे मैं इसको काटूंगा तो 5 सत्ते 35 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40, तो 78%। ठीक है भाई, 5 सत्ते 35 बचेगा 4, तो 5 अट्ठे 40, तो 78% ऑप्शन नंबर 3 में सजा रखा है, ये आंसर बनेगा। क्लियर है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या होगा, उसके लिए भी आसान है। क्या, आप देखो आप देखो यहाँ पे रेशियो कितना है बॉयज का, बॉयज और गर्ल्स का, तो तुमने कहा 3:2। मैं कहूं टोटल कितने है, तो तुम कहोगे टोटल हो गए 5, कोई दिक्कत है यहां तक, 3, 2 और ये हो गए टोटल 5। अब 20% बॉयज जो हैं वो अडल्ट हैं, तो 20% अडल्ट हैं, तो फिर 80%, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देना प्लस में। 25% गर्ल्स अडल्ट हैं, तो 25 अडल्ट हैं, तो 75 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब ये टोटल का कितने परसेंट बनेगा, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ये दोनों चीजें सेम है। ठीक है, दोनों चीजें सेम है। यहां पे 3 इंटू 80 प्लस 2 इंटू ये जो रेशियो दे रखा था 3:2, इसी को मल्टीप्लाई कर दें जो चीज पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो ये माइनस करके लिखना है यहाँ पे, तो 80 गुना 3 करोगे तो यही 240 आ जाएगा आपका, प्लस में 75 गुना 2 करोगे तो यही 150, और देखो ये टोटल आपका कितना आएगा 390, ये आएगा 5x के बराबर। तो 390 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगी x की वैल्यू। तो चीज वही थी, बस थोड़ा सा तरीका बदल दिया यहाँ पे लिखने के लिए। क्लियर है, तो ऐसे कर सकते थे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। A shopkeeper sold a TV set for ₹17940 with a discount of 8% and earned profit of 19.6%. What would have been percentage of profit earned if no discount was offered? ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक टीवी को 17,940 रुपए में बेचता है 8% छूट के साथ और 19.6% लाभ कमाता है। डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि उसे कितना परसेंट लाभ होगा अगर वो उस पर कोई डिस्काउंट दे ही नहीं। ठीक है, तो भाई इसको जो करने का तरीका है, मैं पहले एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद करने का तरीका बड़ा आसान है, उससे बहुत आसान हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, यहां पे ये 3 तरह के प्राइस, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, ये होता है खरीदने का रेट, ये होता है उस पर जो मार्क यानी कि जो लेबल लगाया है, तो उसके ऊपर मार्किंग की गई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको आप बोलते हैं एमआरपी, और ये होता है सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का प्राइस। ठीक है, तो डिस्काउंट हमेशा कहां पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, यानी कि हमें डिस्काउंट कहां दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे। छूट कहां मिलती है, अंकित मूल्य पर। और प्रॉफिट और लॉस जो पता लगता है वो किससे पता लगता है, वो खरीदने के रेट से और बेचने के रेट से। ठीक है भाई, खरीदने के रेट से और बेचने के रेट से हमें उसका प्रॉफिट पता लगता है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक दुकानदार ने 10 रुपए का बिस्किट 9 रुपए का बेच दिया, तो उसे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो आप
कहेंगे कि 10 का बिस्किट 9 का दिया, तो यहाँ तो लॉस दिख रहा है। नहीं, उसने कितने का खरीदा है, जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा मैं नहीं बता सकता प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर उसने खरीदा था 8 का और तुम्हें दिया 9 का, तो इसका मतलब 1 का प्रॉफिट। लेकिन अगर उसने खरीदा होता 9.5 रुपए का और तुम्हें 9 रुपए का दे रहा है, तो इसका मतलब 50 पैसे का उसे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें खरीदने का और बेचने का यानी कि सीपी और एसपी के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो अब देखो, इसको करने का जो तरीका है, हालांकि मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप उस मेथड से करके देख लेना आंसर को। इसने कहा कि एक दुकानदार ने एक टीवी को 17,940 रुपए का बेचा 8% डिस्काउंट में। इसका मतलब ये हुआ कि उसने टीवी को बेचा 92% में। क्या ये बात समझ में आ रही है? भाई डिस्काउंट तो एमआरपी का हुआ ना, तो एमआरपी का 8% डिस्काउंट यानी कि 8% दुकानदार से लिया ही नहीं, दुकानदार से क्या लिया? 92% लिया, और 92% ही 17,940 के बराबर है। तो यहां से आप निकालेंगे 100% यानी कि 17,940। अगर 92% इतना है तो 1% क्या होगा? इसके अपोन में 92, और 100% क्या होगा? इनटू में 100, और ये देगा आपको क्या? मार्क प्राइस। क्लियर है? ये आपको क्या दे देगा? मार्क प्राइस, एक तरीका। इसके अलावा उसने कहा कि ऐसा करने से उसे 19.6% प्रॉफिट भी हो गया, यानी कि उसने 100 रुपए के 100, अगर 100 रुपए का कोई सामान खरीद के लाया तो 19.6% प्रॉफिट का मतलब उसने 100 रुपए के 119.6 रुपए बना दिए। कितने बना लिए? 119.6। इतने रुपए उसने बना लिए, तो 119.6 की जो वैल्यू है वो 17,940 है, क्योंकि भाई इतना प्रॉफिट कमाने के बाद बेचा तो इतने का ही होगा ना। ठीक है, तो 100 की वैल्यू फिर से निकालेंगे, तो ये 17,940 अपोन में 119.6 इंटू में 100 आप करेंगे, ये मिलेगा आपको सीपी। अब तुम कहोगे सर जी यहां भी 100 की वैल्यू, यहां भी 100 की वैल्यू, ये वाला 100 तो एमपी को शो कर रहा है, ये वाला सीपी को जो है शो कर रहा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों 100 इक्वल हो गए? तो आप देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कि इस एसपी तक जाने के दो रास्ते हैं। क्या? अगर मैं कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दूं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कर दूं, तो ये मुझे एसपी मिलेगा। क्या बात आ रही है समझ में? ये ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा। अगर मैं यहां पे एमपी का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दूं, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? फिर से एसपी मिलेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको बता दूं ये सब कुछ यही लिखा हुआ है। कैसे? तो मुझे बताओ, एमआरपी इंटू 100 माइनस 8 यानी कि 92 बटे में 100 इक्वल टू एसपी। तो 92 बटे 100 करूंगा तो उधर जाएगा तो 100 बटे 92 यानी कि 100/92 बनेगा। देखो 100/92 एमआरपी मिलेगा, मिलेगा ना एमआरपी ऐसी। इधर देखो 100 प्लस 19.6 119.6 अपोन में 100, उधर जाएगा तो एसपी इंटू 100 अपोन में 119.6 आएगा ना। तो अब तुम मुझे बताओ, इस कैलकुलेशन को करोगे तो क्या ये आसान काम है? तो तुम कहोगे नहीं, ये आसान काम नहीं है। तो मैं यहां से एक ट्रिक बना देता हूं। ट्रिक बनाने के लिए आपके सामने ही वो ट्रिक लिखी है, कोई ये ना कहे कि सर जी हमें तो समझ में ही नहीं आई। तो मुझे बताओ, यहां पे ये भी वैल्यू एसपी की है और ये भी वैल्यू एसपी की है। देखो यहां से भी सेलिंग प्राइस आ जाता है और यहां से भी सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ट्रिक कैसे बनेगी? अगर ये दोनों एसपी की वैल्यू है तो क्यों ना मैं इन दोनों को इक्वल रखूं। एमपी इंटू में 100 माइनस डिस्काउंट अपोन में 100 इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस में प्रॉफिट अपोन में 100। भाई देखो ये भी एसपी की वैल्यू, ये भी एसपी की वैल्यू, तो दोनों मैंने बराबर रख दी। बराबर रख दी तो 100 से 100 कट जाएगा, सेम लेवल पे कट जाएगा, और यहां से अब बनेगा क्या? एमपी अपोन में, देखो ये एमपी यहीं पता, सीपी इधर से नीचे ले आते हैं, इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट यहीं पर था, 100 माइनस डिस्काउंट को यहां ले जाते हैं, यहां से ये नीचे चला गया, और ये बन गई आपकी ट्रिक। ठीक है, ये लगानी थी आपने, इसके पंगे ही नहीं लेने थे। ठीक है, अब एक काम करना, इसको आप लिख लो। ठीक है, फिर मैं यहां से मिटा देता हूं क्योंकि फिर स्पेस बचेगा नहीं। कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम्हें लगेगा सर जी तो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। अरे क्वेश्चन ऐसे नहीं करने होते, ये हैं तरीके। ये कैसे बना सब कुछ समझाने में इतना टाइम लग गया। ठीक है, नहीं तो मैं सीधा लिखता है एमपी बाई सीपी इक्वल टू ये अपोन में ये। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट हो तो 100 में ऐड होगा और लॉस हो तो 100 में से माइनस होगा। ठीक है, ये इसमें ऐड भी कर देता हूं। लॉस है तो फिर 100 में से माइनस करेंगे ना। ठीक है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। तो अब यहां से मैं लिखूंगा एमपी अपोन में सीपी, ये लिखना है पूरा। ये सॉल्यूशन है, ये फाइनल सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में अगर कहीं दोबारा ये आ जाए तो ऐसे करके आना है।
100 प्लस 90.6 दिस इज 119.6 अपोन में 8 माइनस करेंगे तो ये 92 बनेगा। इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगेगा तो 10 की मैंने 0 लगा दी, ठीक है। अब इसको काट दो, इसको काटूंगा तो कितना बनेगा, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 नी में 36, 4 नी में 36, 4 दूनी 8, 4 की 12 आ गया, ठीक है। अब इसको काटूंगा तो 23 से कट रहा है, हाँ 23 से 10 पे कट रहा है, और 23 से 23 से कम 23 बचेगा 30 पॉइंट। तो एमपी कितना आया 13, सीपी कितना आया 10। क्या बात समझ में आ गई, ये 23 से कट रहा था मैंने इतना काट दिया। तो एमपी कितना है 13, सीपी कितना है 10, यहां तक कोई दिक्कत। तो मार्क प्राइस 13 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपए है, तो उसने कहा कि अगर कोई डिस्काउंट ऑफर ना करे, ठीक है, तो अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो ये बात दिमाग में बैठा लो, अगर डिस्काउंट नहीं है तो जो एमआरपी है वही आपका सेलिंग प्राइस होगा। एमआरपी ही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, यानी कि 13 रुपी ही आपका जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये कॉस्ट प्राइस तो आपका 10 था। तो तुम मुझे अब ये बता दो कि अगर खरीदने का रेट है 10 और बेचने का रेट है 13, तो प्रॉफिट होगा कितना होगा, तुम कहोगे 3 रुपए का होगा। भाई 10 का सामान 13 में बेच दूं, डिस्काउंट नहीं दे रहे, तो 13 का बिकेगा। तो 10 का सामान खरीदा, 13 का बेचा, तो 3 का प्रॉफिट कितने पे, 10 पे, और कितने परसेंट हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100%, इससे कटा ये, और 10 गुना 3 हुआ 30%, तो 30% प्रॉफिट बनेगा, 30% यहां पे प्रॉफिट बनेगा, और ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। क्लियर है, तो ये इसका जवाब है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, कहीं पर भी दिक्कत आए भाई, देखो कोई पॉइंट नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से क्वेश्चन के स्टार्टिंग पे जाएं, फिर से ध्यान से चीजों को सुने और देखें कि मैंने कैसे उस क्वेश्चन को समझाया। क्लियर है, फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लग रहा है तो भाई एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल की जो ये क्लास है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक भी कर दिया करो, सब्सक्राइब बचिए वो भी बोल ही देता हूं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चे तक मेरे ये एफर्ट पहुंच सके, मुझे मोटिवेशन मिले, और मैं इस तरह के एफर्ट आगे भी आपके लिए करता रहूं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, और किसी को अगर समझ में आ जाती है, भाई लगता है कि मैं ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं या ये चीजें हमें आती हैं, तो आप स्पीड बढ़ा के भी क्लास की देख सकते हैं, ठीक है भाई। क्लियर, तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। थोड़ा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में देखो क्वेश्चन कहीं कहीं से आ रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि चीजों को, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको दिमाग में कैसे घुसाया जाए। एक कंसेप्ट मैथ में काम करता है, या तो पूरा चैप्टर का कंसेप्ट पहले बताया जाए उसके बाद समझाया जाए, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं क्या करता हूं कि जो क्वेश्चन आया है अगर वैसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा से कहीं आ जाए तो वो फिर छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, ये तरीका है मेरे पढ़ाने का, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि थ्री नंबर्स आर इन रेशियो 3:4:5, the sum of the largest and the smallest equal to the sum of third and 52, the smallest number is। ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, सबसे बड़े और सबसे छोटे का जो योग है वो तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, रेशियो कितना है 3:4:5, इसका मतलब अगर पहला नंबर 3 है तो दूसरा 4 है, तीसरा 5 है। अब 3 से मुझे बताओ क्या 3:20 बन सकता है, यानी कि 3 को क्या मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं 20 बन जाएगा, तो तुम कहोगे नहीं, पॉइंट में नहीं करना, सीधा सीधा करना है, तो तुम कहोगे 20 तो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो फर्स्ट ऑप्शन तो है ही नहीं, यहां से तो ये बाहर होगा। अगर ऑप्शन सेकंड आंसर होती, सेकंड ऑप्शन, अगर वो नंबर 27 होता तो 3 से कितने गुना हुआ, 9 गुना हुआ, ऐसे लिख देते, 3 का कितने गुना हुआ, 9 गुना, 9 टाइम हुआ। भाई 27 तो तभी बनेगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो 3 की वैल्यू 27 कब बनी, 9 से मल्टीप्लाई, तो भाई इसको भी 9 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बनेगा 36, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा 45। तो ध्यान रखना ये बात जो मैं बता रहा हूं, क्या कि रेशियो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होता, यानी कि अब इनका रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो फिर से 3, 4, 5 आएगा, तो ये 9 गुना हुआ तो ये भी 9 गुना कर दो, ये भी 9 गुना, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका और इसका टोटल, यानी कि 27 और 45 का जो टोटल है वो 36, यानी कि मिडल नंबर के इक्वल्स टू द सम ऑफ थर्ड एंड 52,
ठीक है, एंड 52। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों टोटल बराबर आएंगे? तो तुम कहोगे 7 और 5 लास्ट में 2 आएगा, 6 और 2 लास्ट में 8 आएगा, तो ये तो बराबर नहीं हुए। टोटल कर लेना यार, 4 2 6 7 बना, यहाँ पे 6 और 2 8, 5 और 3 8, क्या बराबर है? नहीं है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये आंसर नहीं है, बस इतनी सी बात बोल रहा था। अब ये अगर समझ में आ गया तो फिर थर्ड ऑप्शन भी दिखा देते हैं। थर्ड ऑप्शन, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। थर्ड ऑप्शन के हिसाब से नंबर कितने हैं? 39। 39 कितने गुना हुआ? 13 गुना। ये 13 गुना करूंगा तो 52, ये 13 गुना करूंगा तो 13 पंजे 65। क्लियर है? तो 39 प्लस 65 जो है वो 52 जमा 52, 52 जमा 52 तो 104 हो गई। 9 और 5 14, 6 3 और 1 10, 104 बराबर 104, तो ऑप्शन थर्ड आंसर आ गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई जिसके लिए आपको मैथमेटिक्स ना भी बताया जाए तो भी आप कर सकते। इसके लिए कौन सा मैथमेटिक्स बताऊं? ये सिंपल चीज है, जैसा जैसा बोल रहा है, जिसको स्टेटमेंट पढ़ नहीं आती उसको आंसर करना आता है, बस। तो पढ़ के लिख दो और आंसर कर दो। तो आंसर कौन सा बना? ऑप्शन नंबर 3। और जैसे आंसर मिले फिर इसको चेक मत करना, कभी कहो कि ना हम तो ऑनलाइन पढ़े थे, हम तो करके दिखाएंगे, तो ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टनरशिप चैप्टर का साझेदारी रेशो के काफी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एज वाला क्वेश्चन भी रेशो से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन क्या है? A and B entered into partnership with the capitals in the ratio 4:5. After 3 months, A withdraw 1/4 of his capital and B withdraw 1/5 of his capital. The gain at the end of 10th month was 15,200. A share in the profit is. ये कह रहा है कि A और B एक साझेदारी में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा निकाल लेता है, जबकि बी 1/5वां हिस्सा निकाल लेता है। 10वें महीने के अंत में 15,200 रुपए का लाभ हुआ था, जिसमें से ए का प्रॉफिट कितना था ये आपको बताना है। तो भाई इस चैप्टर का जस्ट एक ही कंसेप्ट है कि जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट यानी कि लाभ होगा, वो होगा अमाउंट इनटू टाइम के मल्टीपल के बराबर। यानी कि जो लाभ होगा वो कौन कितनी पूंजी कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए निवेश करता है, इस पे डिपेंड करता है। बस यही इस पूरे चैप्टर का कंसेप्ट है। तो आप देखो, सबसे पहले ए ने लगाए 4, बी ने लगाए 5। ये ए भाई साहब, ये बी भाई साहब, यानी कि इसने 4 रुपए लगा दिए, इसने 5 रुपए लगा दिए, ऐसा समझो। 3 महीने के बाद, तो मुझे बताओ ए के 4 रुपए 3 महीने तक चले, बी के 5 रुपए 3 महीने तक चले, ठीक है। अब इसने 3 महीने के बाद क्या किया? इस 4 का 1/4, तो 4 का 1/4 यानी कि 1 रुपया, 1 रुपया बिजनेस में से निकाल दिया, तो 4 का 1/4 यानी कि 1 रुपया निकाल लेगा तो बचेंगे कितने? 3 रुपए। और ये कितने महीने चले? 7 महीने। आप कहोगे बोले जी 7 कहां से आ गए? तो मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट है वो कितने महीने के एंड में? 10 महीने के एंड में चेक कर रहे हैं ना, तो 3 महीने ये, 7 महीने ये, तो हो गए ना 10 महीने, ठीक है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। इसने क्या किया? अपने पैसे का 1/5 यानी कि 1 रुपया इसने भी निकाल लिया, ठीक है, दोनों ने विड्रॉ किए। तो 5 रुपए में से 1 निकाल लिया तो 4 बचे, और ये चले 7 महीने, ठीक है। तो ये जब सोल्व कर देंगे रेशियो तो आपका प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो 4 तिये 12 प्लस 7 तिये 21, इधर से 5 तिये 15 और 4 सत्ते 28, ठीक है। ये कितना बनेगा? 33। और ये कितना बनेगा? 8 5 13, 2 3 और 1 4। तो 33 रेशियो 43, यानी कि ये 33 हिस्से रखेगा प्रॉफिट में से, ये 43 हिस्से रखेगा। तो प्रॉफिट कितने का था? प्रॉफिट तो 15,200 का था, 15,200 का था ना। 15,200 में से 33 हिस्से ये ले रहा है, 43 ये ले रहा है, तो इसका मतलब 76 हिस्सों में अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू क्या आएगी? 200। 200 पे कट रहा है ना, 200 पे कट रहा है। तो ए का प्रॉफिट पूछ रहा था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो 33 दूनी 66, 6600, 6600 रुपए लेगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जवाब 6600 रुपीज। क्लियर है? बात आ गई होगी समझ में? चलो फिर आ गई तो फिर अगले क्वेश्चन को देख लो। मुश्किल तो नहीं लग रहा ज्यादा भाई? पीआरटी लेवल चंडीगढ़ जेबीटी का अपने एस्टेट से बढ़िया होते हैं। देख लो तुम क्वेश्चन कितने हल्के फुल्के नीले रखे, उसमें देता है हल्के फुल्के तो एस्टेट में, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा 2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do the same in 11 days. 8 men and 6 boys can do 3 times of the amount of the work in
कह रहा है कि 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर उसी काम को 11 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी और 6 लड़के मिलकर इससे 3 गुने काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो बता दो भाई, तो मुझे बताओ कितने आदमी। अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो यहां लिख देते हैं। कंसेप्ट है इसका MDH/W। M स्टैंड फॉर मैन पावर। मैन पावर का मतलब यहां लड़के और आदमी जो मिलकर काम कर रहे हैं, दैट इज M। D स्टैंड फॉर डेज यानी कि दिन, S स्टैंड फॉर आवर यानी कि घंटे, और W स्टैंड फॉर वर्क। तो 2 आदमी और 7 लड़के, यहां से लिखेंगे हम 2 आदमी और 7 लड़के। M स्टैंड फॉर मैन एंड B स्टैंड फॉर बॉयज। ठीक है, ये किसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और इसी काम को 3 आदमी और 8 लड़के ये मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 11 दिन। ध्यान रखना, इन्होंने भी एक काम किया, इन्होंने भी एक काम किया, दोनों जगह काम सेम थे इसलिए लिख के नहीं दिखाया। अगर काम अलग अलग हो तो लिख के दिखाना, अदरवाइज नहीं दिखाना। ठीक है, फिलहाल 14 गुना 2 करेंगे तो 28 M, 14 सत्ते 98 B इक्वल टू 11 तिया 33 M प्लस 11 अट्ठे 88 B। ठीक है, अब MM को एक साइड कर लो, देखो इसको इधर ले जाओ क्योंकि इधर लाऊंगा तो माइनस में बनेंगे, तो 28 और 5 M बनेगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अच्छा, 88B को इधर लाऊंगा तो कितना बनेगा, 10B। ठीक है भाई, तो यहां से B अपॉन में M, ये कैसे निकाला मैंने, B यहीं पर था, M को इधर ले आया, 5 यहीं पर था, 10 को इधर ले आया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है ना, तो यहां से रेशियो कट के आ गया 1:2। तो ये निकालना है आपने इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि आदमी कर सकता है एक काम, सॉरी लड़का कर सकता है एक काम और आदमी कर सकता है 2 काम। ये एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ये आपने निकालनी है सबसे पहले तो। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहां पे आगे कि 8 आदमी और 6 लड़के, 8 आदमी और 6 लड़के मिलकर उससे 3 गुना काम को, ध्यान दो अब यहां पे मैंने काम लिखा, उससे 3 गुना काम को कितने दिन में करेंगे। अब इनसे काम करवाने, कौन सा वाला काम करवाने, जो इन्होंने कर दिया था, जो 2 आदमी और 7 लड़कों ने 14 दिन में कर दिया था, कौन सा, एक काम। अब ध्यान दो, ये वर्क जो है अब की बार मैंने मेंशन किया, यहां साफ साफ बोल रहे हैं कि 8 आदमी और 6 लड़के 3 गुना काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 गुना काम था इसलिए यहां पे 3 मेंशन करना पड़ा। अब तुम मुझे बताओ, एक आदमी 2 काम करते हैं, एक आदमी 2 काम करता है तो 8 आदमी कितने करेंगे, 16 काम करेंगे। एक लड़का एक काम करता है तो 6 लड़के 6 ही काम करेंगे, इनटू में x बटे में 3 इक्वल टू एक आदमी 2 काम तो 2 आदमी 4 काम, एक लड़का एक तो 7 लड़के 7 काम, इनटू में 14, ये तो एक है, जरूरत ही नहीं इसके लिखने की, तो 16 और 6 22 बटे में 3, x बराबर है 7 और 4 11 इनटू में 14, 11 से ये 2 पे काट दो, ठीक है, 2 से ये 7 पे काट दो, ये ऊपर से ऊपर काट सकते हैं जब इक्वल आ जाए बीच में, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, अब ये वाला ऐसे क्रॉस में जाएगा तो 3 सत्ते 21, तो 21 डेज का टाइम ये लेंगे, तो 21 डेज ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। क्लियर है, बात आई समझ में, कैलकुलेशन थी ये, बस उसके हिसाब से आपने आंसर करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि लगातार जो चैप्टर आते हैं ना उनके क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का, ठीक है, और टाइम एंड वर्क के बाद आपका आता है पाइप एंड सिस्टम, और ये क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है। कह रहे हैं कि 2 पाइप्स कैन fill our tank in 14 hours and 16 hours respectively. The pipes are opened simultaneously and it is found that due to the leakage in the bottom, 32 minute extra are taken for the tank to be filled up. If the tank is full, in what time would the leak empty it? यहाँ पे कह रहा है कि 2 नल एक टंकी को 14 घंटे और 16 घंटे में भरते हैं, यानी कि पहले को चलाऊंगा तो 14 घंटे लगेंगे, दूसरे को चलाऊंगा तो 16 घंटे लगेंगे। अब कह रहे हैं कि दोनों नलों को एक साथ चला दो, ठीक है, दोनों को एक साथ चला दिया तो फिर पता लगा कि टंकी की तली में लीकेज होने से टंकी भरने में अब 32 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर टंकी पहले से भरी हो तो वो जो लीकेज है वो टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 14 घंटे में पहला नल और 16 घंटे में दूसरा नल अगर अकेले अकेले चलेंगे तो इतने इतने टाइम में भरेंगे, तो अगर दोनों को इकट्ठे चला दे तो कितने टाइम में भरेंगे, तो पहले इसको निकालते हैं।
तो आप मुझे बताइए 14 घंटे पहला ले रहा है और 16 घंटे दूसरा ले रहा है, यानी कि ये पहला नल है, मान लो ये दूसरा नल है, तो दोनों मिलके कितने घंटे लेंगे? तो आपने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना आएगा? आप देखो ये नंबर का एलसीएम लेना तो सीधा आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, वही एलसीएम आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो 14 और 16 का एलसीएम आ गया। 14 से इसको काटूंगा तो कितने पे जाएगा? 16 पे, और 16 से काटूंगा 16 कटेगा कितने पे जाएगा? 14 पे, ठीक है। आप एलसीएम कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक, इनका एलसीएम आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, मैंने फास्ट करने के लिए निकाल दिया। अब मैं कहूं कि ए और बी को इकट्ठे चला दें, तो ये है टंकी की टोटल कैपेसिटी, यानी कि 14 गुना 16 लीटर की टंकी है। इसको चला दूंगा तो 16 लीटर भरेगा, इसको चला दूंगा तो 14 लीटर भरेगा। ध्यान से सुनना, इसको चला दूंगा तो 1 घंटे में 16 लीटर भरेगा, इसको चला दूंगा तो 1 घंटे में 14 लीटर भरेगा, और दोनों को चला दिया तो 16 और 14 30 लीटर भरेगा। क्या ये बात समझ में आई? दोनों को चलाने से कितना भरेगा? 30 लीटर, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं इसको काटूं तो 2 से 7 पे कटा, 2 से 15 पे कटा, तो 16 सत्ते 112 बटे में 15। क्या ये बात समझ में? यानी कि वो जो टंकी है वो दोनों मिलके 112 बटे 15 घंटे में भर देंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? कि दोनों मिलके भरेंगे तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? 112 बटे 15 घंटे में। लेकिन मुझे तो कन्वर्ट करना है इसको मिनट में, क्योंकि यहां पे देखो 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है आप मुझे बताओ। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, सबको मालूम है, ये बात को रटने की नहीं है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने होंगे? तो तुम कहोगे 60 गुना 2 120। यानी कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि आप इसको अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 घंटे के मिनट आते हैं, लेकिन इतने घंटे के मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 15 से 4 पे कटा, और 112 चौके 448 मिनट, यानी कि 112 बटे 15 घंटे जो हैं वो एक्चुअल में 448 मिनट के बराबर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ 448 मिनट लगेंगे कब? जब ए और बी इकट्ठे भरेंगे। क्लियर है यहां तक बात? लेकिन ये कह रहा है कि 32 मिनट एक्स्ट्रा लगे, क्यों? टंकी की बॉटम में लीकेज थी, तो इसमें 32 मिनट और ऐड कर दो तो ये बनेंगे 480 मिनट, ठीक है। दिस इज ए प्लस बी माइनस सी। यहां पे माइनस सी कैसे शो कर रहे हैं कि ये तो चल ही रहे थे, ये तो अपना काम कर ही रहे थे, लेकिन लीकेज होने की वजह से काम ज्यादा करना पड़ा, ठीक है। लीकेज होने की वजह से काम तो होना था 448 मिनट में, लेकिन 32 मिनट एक्स्ट्रा लगे, यानी कि 480 मिनट लगे। क्लियर है यहां तक बात? तो अब आपसे पूछ रहा है कि लीकेज कितनी देर में खाली कर देगी। तो फंडा क्या है कि लीकेज से खाली करवाना है, तो टोटल कैपेसिटी बटे में लीकेज की एफिशिएंसी। देखो यहां पे दोनों से भरवाया था, तो टोटल कैपेसिटी टंकी की बटे में इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता। तो सी खाली कर रहा है तो सी की एफिशिएंसी यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखना है आप देखो, सबसे पहले तो एलसीएम लोगे, एलसीएम फिर से बड़ा है, इससे अच्छा है कि आप इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दें। इससे ये घटा क्या आएगा? 480, इससे ये घटा क्या आएगा? 448, ठीक है। अब सुनना काम की बात, क्या अगर कोई लीकेज ना होती, ठीक ठाक काम होता, तो 480 लीटर पानी जाता टंकी में, 1 मिनट में 480 लीटर जाता, मिनट है ना यहाँ पे। अगर कोई लीकेज ना होती तो टंकी में 1 मिनट में जाता 480 लीटर, लेकिन लीकेज की वजह से गया कितना? 448 लीटर। मतलब 32 लीटर पानी वेस्ट हो गया। जाना था इतना, गया इतना, तो 32 लीटर वेस्ट हो गया ना। ये क्यों वेस्ट हुआ? क्योंकि ये भाई साहब बैठे यहाँ पे पानी निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई लीकेज ना होती फिर तो 480 जाता, ठीक है। तो ये 32 लीटर वेस्ट हुआ, तो ऊपर लिखेंगे 448 इंटू में 480, इसको काटेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब कर देते हैं, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 30 पे कटा, और 2 से काटेंगे इसको 15 पे कटेगा। 15 अट्ठे 120, 12, 15 चौके 60 और 12 72, 15 चौके 60 और 7 67, तो 6720 मिनट का समय लगेगा इसको पूरी टंकी खाली करने में। लेकिन भाई ऐसे नहीं बताना, घंटे में बताएं, तो इसको 60 से अब डिवाइड करना है। अब ये मत बोलना सर जी यहां तो मल्टीप्लाई किया था, यहां डिवाइड काहे के लिए कर रहे हो? अरे भाई वहां मिनट में कन्वर्ट कर रहे थे इसलिए मल्टीप्लाई किया था, या घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 से काट दो, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 112 घंटे, ठीक है। 112 घंटे कहीं दिख रहा है? ओ, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है भाई। क्लियर है? ये था फंडा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर भाई, ऐसा नहीं कि
ऐसी हवा हवा में आ जा रहा है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। चलो कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। और ये जो पेपर है, इसके बाद हमारे ये प्रीवियस ईयर पेपर जितने मेरे पास थे वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेपर पड़ा हो तो मुझे भेज देना, ठीक है, आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक, अगर आगे और एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए आप कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। जो पेपर अगर आपके पास 2022, 2019 और 2015 के अलावा अगर कोई है तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो फिर उसको भी आगे सोल्व कर लेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 220 किलोमीटर, अ ट्रेन लीव स्टेशन ए टुवर्ड्स बी एट 80 किलोमीटर पर आवर, after half an hour another train leaves b towards a at 100 km per hour, the distance of the point where two trains meet from a is। ये कह रहा है कि दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेल स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आधे घंटे बाद एक दूसरी रेल बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ओर से चलती है। तो ए से वो दूरी कितनी होगी जहां पर ये दोनों रेल एक दूसरे से मिलेंगी। ये आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाया जाए, दिखाया जाए आपको। ये डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, यहां पे स्टेशन ए है और यहां पर स्टेशन बी है, ठीक है भाई। इनके बीच का डिस्टेंस है 220 किलोमीटर। ए से जो रेल चल रही है बी के लिए उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से जो चल रही है उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ये ट्रेन इधर आ रही है और ये ट्रेन इधर आ रही है, ठीक है। अब यहां लगेगा रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, यानी कि सापेक्ष चाल का कंसेप्ट। क्या होता है अभी बात करते रहेंगे, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी। तो मुझे बताओ, जो ए से ट्रेन चली थी वो चल पड़ी थी और उसके आधे घंटे बाद बी वाली ट्रेन चली है। इसका मतलब ये ट्रेन पहले चल रही है, ऐसे चल रही है, अभी वो चली नहीं है, तो ये अकेली चल रही है। ध्यान दो, एक ट्रेन ऐसे खड़ी है और एक ही ट्रेन है, दो ट्रेन है। तो यहां से एक ट्रेन, ये ए वाली चल रही है, ए वाली कौन सी, इस साइड की होगी ना, हाँ ये वाली, ये ए, पीछे लिखा है 80 किलोमीटर, ये चल रही है, ये चल रही है। तो देखो दूसरी थोड़ी चल रही है, ये वाली चल रही है। ये 1 घंटे चलेगी तो कितनी दूर जाएगी, 80 किलोमीटर। लेकिन ये तो 1 घंटे कहां, ये तो आधा घंटा चली। आधे घंटे में कितनी चली गई होगी, 40 किलोमीटर। क्यों भाई, आधे घंटे में 40 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। क्यों, क्योंकि वो दूसरी तो आधे घंटे बाद चली है। तो मुझे बताओ, 40 इसने कवर कर लिया अकेली ने, तो कवर करना कितना था, 220। 40 इसने कवर कर दिया, बच गया कितना, 180। 180 किलोमीटर डिस्टेंस अभी बच गया कवर करने के लिए। अब देखो कैसे लगती है रेट स्पीड। अब 180 किलोमीटर है, दोनों ट्रेन खड़ी है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि दोनों चल रही है। तो 180 किलोमीटर दोनों ट्रेन मिलके कवर कर रही है, ये बात यहां पे ध्यान देने वाली है। दोनों ट्रेन मिलके कवर कर रही है 180 किलोमीटर डिस्टेंस को। तो बोला कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, तो समय होता है भाई दूरी बटे में चाल। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर करना है, 180, क्योंकि 40 तो ये पहले ही कवर कर चुकी है। 180 कवर करना है, इधर से ये आ रही है 80 से, उधर से वो आ रही है 100 से, दोनों मिलके कवर करेंगी। और जब सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो फिर रिलेटिव स्पीड माइनस करके लगती है, यानी कि ये 80 से जा रही है, ये 100 से जा रही है, तो 100 वाली ओवरटेक करेगी इसको। कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से, क्योंकि 80 से तो वो भी चल रही है ना, ठीक है। तो बस अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो नीचे आएगा 180। तो 1 घंटा यानी कि 1 आवर के बाद, यानी कि ये इधर से चल रही है, ये इधर से चल रही है, और 1 आवर के बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, 40 तो ये पहले ही चल चुकी थी और 1 घंटे बाद ये इससे मिली, तो 1 घंटे में कितनी और चलेगी, 80 और चली होगी। 80 ये 40 ये, तो 120 किलोमीटर ए से कितने डिस्टेंस बाद, 120 किलोमीटर बाद ये मिलेगी, और ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ। आया समझ में, यही पूछ रहा था कि ए से कितनी दूरी तय करके मिलेगी। और बी से पूछता तो बी वाली तो 1 घंटे में 100 ही चलेगी, तो 100 किलोमीटर वहां से हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है 2 ट्रेन्स आर रनिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन. The fast train completely passes a man sitting in the slower train in 5 seconds. What is the length of the faster train? ये कह रहा है कि दो रेल 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में चल रही है, यानी कि सेम डायरेक्शन में वो जा रही है. कह रहा है कि तो जो तेज चलने वाली रेल है वो स्लो ट्रेन में बैठे हुए एक आदमी को 5 सेकंड में पार कर जाती है. तो कह रहा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई क्या होगी. तो पहले कंसेप्ट को प्रैक्टिकली समझा जाए, उसके बाद फिर हम उस बंदे को पार करेंगे. कैसे? तुम यहां पे देखो, ये एक ट्रेन है और ये हमारी दूसरी ट्रेन है. दोनों ट्रेन मैंने अलग अलग कलर की ले ली और दोनों ये सेम डायरेक्शन में जा रही है. पहली बात तो क्या कि ये अगर स्लो है तो ये फास्ट ट्रेन इसको क्रॉस कर जाएगी. द वेरी फर्स्ट पॉइंट, फास्ट ट्रेन क्रॉस करेगी. लेकिन क्रॉस ट्रेन को नहीं करना. साफ साफ लिखा है कि फास्ट ट्रेन ने क्रॉस किया इस स्लो ट्रेन में बैठे हुए एक बंदे को, एक आदमी को. वो बंदा कहां है? ये जो मेरी फिंगर मैंने ऐसे रखी थी, ये जो मेरी फिंगर है ये उस बंदे को, उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है. तो तुम देखो ये आई है वो फास्ट वाली ट्रेन, ये आ रही है. क्या इसने बंदा क्रॉस किया? अभी तक देखो, अभी तक बंदा क्रॉस नहीं हुआ. ध्यान से देखिएगा, मेरी फिंगर अभी क्रॉस नहीं हुई. अब मेरी फिंगर क्रॉस होना शुरू हो गई और ये फास्ट ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है और ये उसको क्रॉस करके निकल गई. ध्यान दीजिएगा, उसको क्रॉस करके निकल गई. ठीक है, यानी कि इस बंदे को क्रॉस करने में, देखो बंदे को तो क्रॉस करके, लेकिन ट्रेन क्रॉस नहीं हुई, ट्रेन अब क्रॉस हुई है. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सिंपल सी बात कि इस बंदे को क्रॉस करने के लिए इस ट्रेन ने किसको पार किया? तो तुम कहोगे इस ट्रेन ने. फिर से देखिएगा एक बार, ये देखिए फिर से ये ट्रेन क्रॉस कर रही है और ये क्रॉस करती करती अब क्रॉस कर चुकी है. यानी कि इस ट्रेन ने खुद को पार किया इस आदमी को पार करने के लिए. क्लियर है? तो ध्यान रखना, रेल कभी भी किसी आदमी को, पेड़ को, किसी खंबे को पार करती है तो अपने आप की लंबाई को पार करती है. और अगर ये रेल इसको पार करती तो देखो फिर ये दोनों चीजों को, इसको भी पार कर रही है और खुद को भी पार कर रही है, तो फिर डिस्टेंस ये दोनों की लेंथ ली जाती है. ठीक है, तो इसने पूछा फास्ट ट्रेन की लेंथ. तो फास्ट ट्रेन की लेंथ यानी कि लंबाई. लेंथ क्या होता है? लंबाई क्या होते हैं? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम. ये फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी बराबर है चाल गुना में समय. तो कितनी दूरी पार हुई? मैंने आपको बताया कि फास्ट ट्रेन की लेंथ पार हुई. क्लियर है? अब जब दो रेल एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड लगेगी. मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था. तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों की माइनस कर दो. भाई ये 40 से चल रही है तभी तो इसको पार कर रही है, तो 40 वाली ने 20 वाली को पार किया. कितनी स्पीड से? जितनी एक्स्ट्रा थी, यानी कि 20 की स्पीड. और कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड. ये किलोमीटर पर आवर है और ये 5 सेकंड जो है इसका टाइम है. तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको फास्ट ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी. मैंने बताया अभी रेल अपने आप को पार करती है जब किसी आदमी को पार करती है, तो इसलिए आंसर यहां से आएगा. तो अब देखो भाई, इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पे आंसर जो दे रखा है वो मीटर में दे रखा है. तो ये थोड़ी सी बातें याद रखना. ये है स्पीड, ये है टाइम और ये है डिस्टेंस. स्पीड यानी कि चाल, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम घंटे में लेना है और दूरी किलोमीटर में लेनी है. ये याद रखना है. अगर स्पीड मीटर पर सेकंड में है, स्पीड ये दो आएंगी लगभग, तो टाइम आपने सेकंड में लेना है और डिस्टेंस को आपने मीटर में लेना है. तो अब मुझे बताओ, यहां पे जो लंबाई है वो किस में है? मीटर में. तो इसका मतलब मुझे मीटर में लेनी है स्पीड मीटर पर सेकंड में. ये मीटर में है तो स्पीड मीटर पर सेकंड में लेनी है. तो ये 20 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड बनाना है तो मीटर छोटा होता है इसलिए 5 ऊपर आएगा, 18 नीचे. 5/18 याद कर लो. ठीक है, ऐसे लगाना है, बताएंगे फिर किसी दिन बाद में डिटेल में. और समय है 5 सेकंड, तो इसको लिखना है एज इट इज. अब इसको जब काटेंगे तो 2 निबे 18, 2 धाया 20, तो 5 पंजे 25, धाया 250 बटे में 9, और 9 से काटूंगा तो 9 दूनी 18, बचेगा 70, 9 सत्ते 63, 27 से 7/9 मीटर. ये आएगी किसकी? उसकी लंबाई. तो दिख रहा है 27 से 7/9, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ. तो ये क्वेश्चन था आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थमेटिक सेक्शन दे रखा है यहां पे सारा. क्या क्वेश्चन है भाई?
A sum of money amounts to rupees 6690 after 3 years and to rupees 10035 after 6 years on compound interest. The sum is, कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्ष पश्चात 6690 रुपए और 6 वर्ष पश्चात 10,035 रुपये हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत। वह राशि कितनी? तो आपको मैं ये क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई धन है, कोई प्रिंसिपल है, वो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 6690 और वही धन 6 साल बाद कितना हो जाएगा 10035। अब किसी को लगेगा बोला सर जी यहाँ पे 6 साल बोला था आपने 3 काहे के लिए लिख दिया? देखो ध्यान से समझो, कह रहा है कि ये रुपया 3 साल बाद इतना हो जाएगा और यही रुपया 6 साल बाद इतना हो जाएगा, यानी कि रुपया तो यही है, प्रिंसिपल तो यही है, 3 साल बाद इतना और 6 साल बाद देखेंगे तो इतना। तो इस क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है उसको बस इतना सा याद रखना, फार्मूला की तरफ नहीं जाएंगे ज्यादा। इस 3 साल में जो चेंज हुआ वैसे ही 3 साल में यहां भी चेंज हुआ होगा। ठीक है, कैसे आप मुझे बताओ? मेरे पास थे 6690 और मेरे बन गए कितने 10035। मेरे थे 6690 और बन गए कितने 10035। कितने साल में? 3 साल में। तो फिर इस 3 साल में भी तो मेरे 6690 के 10035 बनेंगे। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई कर दें इससे, और जैसे इसकी मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को मिलेगा ये वाला आंसर। देखो सुनना ध्यान से। अब किसी को लगे बोला सर जी ये क्या, हमारे तो समझ में नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता मैं कि यही पैसा कितना हो जाएगा इसके 3 साल बाद, यानी कि 3 3 6 और 9 साल बाद ये पैसा कितना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना। इस पैसे का क्या था 6690, इसका मैं अगर ये कैलकुलेट करूं, अगर मैं ये कैलकुलेट करूं, इसकी मल्टीप्लाई मैं अगर इससे कर दूं, मैंने बता दिया आपको क्या होता है 3 साल में। 3 साल में 6690 के 10035 बनते हैं, ये बात याद रखना। तो इस पैसे की मल्टीप्लाई अगर इससे करूंगा तो ध्यान दो ये वाला पैसा आ जाएगा, आगे कि नहीं आ गया। सिमिलरली इस पैसे की मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये वाला पैसा आएगा। ठीक है, पैसा मतलब रुपया, कहीं बोलो पैसा कहाँ है, रुपया है, तो रुपया आएगा ये वाला। सिमिलरली इसके साथ 10035 के साथ अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भाई ये आ जाएगा ये वाला। ये है कंसेप्ट। मतलब टाइम गैप अगर सेम हो तो जैसा चेंज यहां हुआ वैसा यहां भी हुआ, वैसा उधर भी होगा। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो बस काट पीट दो। कैसे? 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 0 0, 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 0, 5 सत्ते 35। अब फिर से कट रहा है क्या? 8 3 11, 3 14 और 1 15, 3 से कट रहा है भाई। 3 छिके 18, 2 बचा, 3 छिके 18, 3 में 27, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 छिके 18। ठीक है, अब इधर से इधर कट रहा है देखो 10 पे, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आएगी? ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4460, 4460 आएगा। दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 4460। तो ये जवाब बनेगा आपका। इस तरीके से आपने इसको करना था भाई। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। The area of rhombus is 2016 centimeter square and its side is 65 centimeter. The length of its diagonal is, ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 2016 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी एक भुजा 65 सेंटीमीटर है तो इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो भाई, अगर इस क्वेश्चन को आप करोगे पूरा डिटेल से तो मेरे ख्याल से तो इसी में लगे रहोगे। ठीक है, मैं आपको बता भी दूं इसमें दे क्या रखा है। रोम्बस होता कैसे, पहले तो ये देख लो। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, ऐसा होता है रोम्बस, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। ये इसके डायगोनल यानी कि विकर्ण होते हैं, 90 पे कट करते हैं। इसका एरिया जो होता है वो हाफ इंटू पहला विकर्ण इंटू में दूसरा विकर्ण होता है। इसका ये फार्मूला होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2। तो आप मुझे बताओ इसमें एरिया कितना दे रखा है, 2016, हाफ इंटू, ना तो ये दे रखा ना ये दे रखा, ना D1 दे रखा ना D2 दे रखा। ठीक है, इसके अलावा दे क्या रखा है आपको बता दें, एक साइड दे रखी है जो कि कितनी है 65।
क्लियर है? ये आपको दे रखा है। तो अब हमसे पूछना क्या चाह रहा है, कह रहा है इसके विकर्ण डायगोनल्स क्या होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं ना, डायगोनल बजाय पूरे कैलकुलेट करें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। कैसे? अगर ऑप्शन ए आंसर होगी तो एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू 125 इंटू में 35, और जब मैं इसको काटूंगा तो ये पॉइंट्स में कटेगा और जो एरिया आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। बस बात पता लग रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर फर्स्ट ऑप्शन आंसर है 125 35, ये दोनों डायगोनल है, तो जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा पॉइंट्स में आएगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आंसर है ही नहीं। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन भी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी पॉइंट्स में आएगा। बच्ची कौन सी? एक तो सेकंड वाली और एक थर्ड वाली। तो सेकंड वाली को देख लेते हैं। ये सेकंड वाली ऑप्शन, एरिया कितना आएगा, दिस इज हाफ इंटू 126 इंटू में 32। ठीक है, तो 2 से काट दो, 2 से 16 पे कटेगा, 16 छिके 96, 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 16 एकम 16 और 4 20, 2016 आर आंसर। बस ये आंसर खत्म, फिर नहीं पंगे लेने। सेकंड ऑप्शन आंसर है, थर्ड को नहीं चेक करना कभी, अब थर्ड को भी चेक करो। सॉरी भाई। क्लियर है? पता लगा कैसे आया? तो ये तरीका था। एक तरीका और भी हो सकता है, किसी को लगे कि नहीं सर जी ये अच्छा नहीं लगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें कि यहां से ये साइड 65 है और जो दोनों साइड हैं वो कितने कितने, ये 126 है, तो 126 का आधा फिर 63, और दूसरी कितनी है 32, तो ये कितना आएगा 16। यहाँ पे ये 16 है तो ये भी 16, और ये 63 है तो ये भी 63। एक्चुअल में ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में काटते हैं। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस सेटिस्फाइड होती है, यानी कि अगर 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर अगर 65 के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये सेटिस्फाई होगी, तो भी हमें पता लग जाएगा ये इसकी साइड है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है भाई। 63 का स्क्वायर कैसे करेंगे, उसके लिए आप ये तरीका याद रखना। 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो लगा देना, 2 डिजिट होने चाहिए। 6 का स्क्वायर 36, 6 3 18 दूनी 36। क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। 3 का स्क्वायर 9, 2 डिजिट होने चाहिए, नहीं है तो एक जीरो लगा देना। 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, 6 3 18, 18 दूनी 36, राइट से एक पोजीशन छोड़ के लिख दें और इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 3969। इसी तरह से 65 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 6 पंजे 30 गुना 2 60, ऐड कर दो 5 2 6 6 12 42 25। अब इनको ऐड करके देखना, 9 और 6 15, 6 5 11 और 1 12, 9 2 11 और 1 12 और 3 4, तो देखो सेम आ रहे हैं ना, तो ये पाइथागोरस सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान था। ठीक है, क्लियर है? तो पाइथागोरस भी सेटिस्फाई करा के देख सकते हैं। थोड़ा सा लिखा मैंने कि क्या होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट रुको। चलो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फटाफट कोशिश करते हैं ये हो जाए कंप्लीट। इफ 3 chairs and 1 tablet cost ₹900, 5 chairs and 3 tables cost, टेबल है भाई 2100 रुपए, देन द कॉस्ट ऑफ 4 chairs and 1 table इज, कह रहा है यदि 3 कुर्सी और 1 मेज 900 रुपए की आती है, 5 कुर्सी और 3 मेज 2100 रुपए की आती है, तो 4 कुर्सी और 1 मेज कितने की आएगी। तो देखो 3 कुर्सी और चेयर को सी लिखा और 1 टेबल कितने की है, 900 रुपए की है भाई। ठीक है, और कह रहा है कि 5 चेयर और 3 टेबल ये कितने की आई, ये आई 2100 रुपए की। तो अब आप देखो यहां पे इनको सोल्व करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सेम हो जाए और हम इसको काट लें। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहां से बनेगा 3t, ये बनेगा 3 गुना 3 9c, और ये 3 गुना 9 बनेगा 2700। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। जब माइनस करूंगा तो 9 में से 5 गए, कितने बचे 4c, ये कट गई, इक्वल टू 2700 में से 2100 गए बदने 600। सी की वैल्यू क्या की, 4 से काट दो 150, यानी कि चेयर आएगी 150 की। ठीक है, और आपको पता है कि 3 चेयर और 1 टेबल कितने की आई थी, 900 की। तो मुझे बताओ 1 चेयर 150 की, तो 3 कितने की, 150 दिए 450,
एक टेबल की कॉस्टिंग यहां से आपको मिलेगी, कितने की आएगी एक टेबल, 450, इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो कितने बनेंगे 450, यानी कि एक टेबल 450 की है, ठीक है, माइनस कर दिया। तो क्वेश्चन ने पूछा था हमसे 4 चेयर और एक टेबल, ये कितने की आएगी। तो आपको पता है एक चेयर 150 की, तो 4 चेयर 15 गुना 4 600 की, और एक टेबल 450 की है, तो 600 और 450 1050 रुपये लगेंगे भाई साहब, 1050 ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलत ना हो गई हो, कोशिश तो ये रही है कि बिल्कुल ठीक की जाए। 450, 150 चौके 600 और टेबल थी 450 की, 6 4 10 1050। ठीक है, क्लियर है, आगे होगा समझ में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बस 3-4 क्वेश्चन रह गए। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, अ क्लब कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हुज एजेस आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द कॉमन डिफरेंस बीइंग 3 months. If the youngest member of the club is just 7 years old and the sum of ages of all the members is 250 years, then the number of members in the club is, ये कह रहे हैं कि एक क्लब में है जो कुछ मेंबर, एक क्लब के जो कुछ मेंबर है उनकी एज समांतर श्रेणी में है, यदि उनकी एज का डिफरेंस 3 महीने है, ये दे भी रखा है, एज का जो अंतर है वो 3 महीने का है, जो सबसे छोटा मेंबर है क्लब का वो 7 साल का है, एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द मेंबर, और जो क्लब के सभी मेंबर है, सदस्य है, उनकी एज का जो टोटल है वो 250 साल है। तो कह रहे हैं कि क्लब के अंदर कितने मेंबर्स हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला लगेगा विच इज n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपका फॉर्मूला है सम निकालने का। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहां पे देखो, सबसे यंगेस्ट मेंबर, सबसे छोटा मेंबर कितने का, 7 साल का, ये 7 साल का है। अगले की उम्र क्या होगी, 7 साल 3 महीने, अगले की उम्र क्या होगी 7 साल 6 महीने, और इस तरह से ये क्लब के बंदे। ठीक है, तो यहां से ए क्या होगा, जो सबसे पहले नंबर वाला है इसको बोलेंगे ए। तो सम कितना आना चाहिए, 250 साल, ध्यान दीजिएगा, सम कितना आना चाहिए, 250 साल दे रखा है, देखो 250 साल। एन, ये कितने बंदे हैं मुझे नहीं पता, 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट बंदा यानी कि 2 इंटू 7 प्लस बंदे नहीं पता। अब बारी है डी की, डी क्या होगा, इनके बीच का गैप, इनके बीच में कितना गैप है, 3 मंथ का, तो 3 मंथ, ये 3 मंथ मैंने लिखा है, लेकिन ये ईयर में लिखना है तो अपोन में 12 करना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा, यही खास पॉइंट है यहाँ पे। ये ईयर में है, ये भी 7 साल का है, तो ये फिर महीने में क्यों, ये भी ईयर में होना चाहिए, तो 3/12 यानी कि 1/4। ठीक है, दिस इज 1/4। इसको सोल्व करेंगे, दिस इज 250 इक्वल टू n/2 इंटू में 2 सत्ते 14 प्लस में 1/4 इंटू n, दिस इज n/4, 1/4 इससे करेंगे तो 1/4 इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात। अब n/2 इंटू में 14 माइनस 1/4, अब देखो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं सिर्फ 14 माइनस 1/4 को, तो 14 चौके 56, 56 में से 1 गया 55। ठीक है, कैसे लेते हैं इसको, 4 गुना 14 56, 56 में से 1 गया 55 और बटे में 4 लिखना है और प्लस में n/4। तो अब यहां से इसको सोल्व करूंगा तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए आप यूज करें किसका, ऑप्शन का। ऑप्शन सबसे बेस्ट तरीका है यहां सोल्व करने के लिए। तो ऑप्शन में n की वैल्यू कहां से, यहां से उठाएंगे, तो n 15 मेरे ख्याल से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 15 रखूंगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो n को 20 से रख के चलते हैं। ठीक है, तो n अगर 20 होगा तो 20/2 55 प्लस 55/4 और 20 अपोन में 4। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक। तो 20 यहां पे रखा तो 2 से कटा, ये 10 पे, इसको काटूंगा तो ये 10 इंटू में बेस सेम होता है, एलसीएम नहीं लेंगे, तो 50 और 55 और 20 कितने बने, 75/4। इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि यहां से भी आंसर पूरा पूरा नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट्स में आएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, कभी आप सोचो कि क्यों छोड़ रहे हैं सर। ठीक है, फिलहाल अगली ऑप्शन विच इज 30, तो 30 को अगर मैं लूंगा तो वो भी नहीं बनेगा, बताऊंगा क्यों नहीं बनेगा। और लास्ट ऑप्शन जो है 25, 55 60 80 20 और ये बन सकता है लास्ट वाला 25। अब तुम कहोगे कि सर जी 25 क्यों रख रहे हो, आपने 15 तो नहीं रखा था।
क्यों रख रहा हूं अभी आप एक बार देखना। n की वैल्यू अगर मैं 25 रखूंगा तो 25 अपॉन में 2 इंटू में 55 अपॉन में 4 प्लस में 25 अपॉन में 4। मैंने कहां से आइडिया लगाया, यहां से। ये कितना बनेगा 80/4, ये है 25/2 इंटू में ये बनेगा 80/4। जब बेस सेम होता है तो एलसीएम नहीं लेते, सीधा इनको प्लस कर दो। 55 और 25 80/4, तो 4 से कटेगा 20 पे और 2 से कटेगा 10 पे और 25 गुना 10 आया 250, इसके बराबर आ गया ना। क्लियर है? तो आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। थोड़ा सा ना माइंड में कैलकुलेट करके देख लिया करो, ये नहीं कि हर चीज को पहले लिख के देखा जाए फिर करो, नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लिया करो। ठीक है, क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। 100 तक हमने पहुंचना है, ये पेपर पूरा डिस्कस हो जाएगा आज की इसी क्लास में। Two poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a plain ground. If the distance between their feet is 12 meter, what is the distance between their toes? कह रहे कि दो पोल हैं 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचाई के, जो कि एक समतल ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। अगर दोनों पोलों के पैरों के बीच में 12 मीटर का गैप है तो उनके टॉप के बीच में कितना डिस्टेंस है? देखो क्वेश्चन बना रहे हैं, एक है ये 6 मीटर का पोल टेढ़ा मेढ़ा बन गया भाई, एक है 6 मीटर का पोल और एक है 11 मीटर का पोल। सीधा बन जा भाई, ये 11 मीटर का है और इनके पैरों के बीच में जो गैप है ये कितना दे रखा है भाई, ये दे रखा है 12 मीटर का। 12 मीटर इनके पैरों के बीच का गैप है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है ये कितना होगा, ये x ले लेते हैं। क्लियर है? अब मुझे बताओ देखो कितनी देर का क्वेश्चन है, ये 12 है तो मैं अगर इससे सीधे यहां पे एक लाइन खींच दूं तो इसका मतलब ये 6 था तो फिर ये भी 6 हो गया। ये कितना बच गया 5। क्यों भाई, टोटल तो 11 है, ये टोटल 11 है तो 6 इधर निकल गया तो ऊपर 5 ही बचा। ये 12 है, ये 12 तो ये भी 12, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो हाइट कितनी आ गई इसकी 30। तो क्वेश्चन हो गया खत्म, आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब तुम कहोगे बोले सर जी ऐसे कैसे खत्म हो गया? तो भाई इसके लिए करना क्या है, यहाँ की राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है जिसमें x पाइथागोरस थ्योरम से x² इक्वल टू क्या बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का 144 होता है, ये होता है 169। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169, तो x की वैल्यू के लिए रूट लगा देंगे, दिस इज 30। तो ये ट्रिपलेट होते हैं पाइथागोरस के, ये अगर आपको याद है तो क्वेश्चन फास्ट होगा, फिर भी मैंने लिख के दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ठीक है, if tan theta equal to 1/√7 then cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta क्या होगा? देखो भाई फिर से राइट एंगल ट्रायंगल का रूल है यहाँ पे। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर उसने बोला कि tan थीटा कितना है 1/√7, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में, सॉरी बेस, मैंने हाइपोटेनस बोला शायद पहले, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा तो सही है लेकिन बोला गलत था शायद। तो लंब बटे में आधार क्या होता है आपका टेंजेंट थीटा, यानी कि थीटा कहां पर है यहाँ पे। क्लियर है? तो पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हैं कैसे, √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट कर दे, ये बनेगा 7, ये बनेगा 1 8, तो ये बनेगा √8, दिस इज √8। ठीक है, √8 बन गया हमारा। तो अब यहां से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट किसका होता है साइन का उल्टा, साइन होता है ये अपॉन में ये, तो कोसिकेंट होगा ये अपॉन में ये, यानी कि √8 अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस में। फिर लिखा है सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का उल्टा, कोस क्या होता है ये अपॉन में ये, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सीकेंट होगा ये अपॉन में ये, यानी कि √8 अपॉन में √7 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में यही चीज प्लस के साथ दे रखी है, तो √8 अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस में √8 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ऊपर बनेगा 8 प्लस में इधर स्क्वायर से रूट दोनों कट जाएंगे तो 8/7 अपॉन में 8 प्लस में 8/7। ठीक है, ऊपर माइनस में था भाई। ठीक है, अब सोल्व करो, 7 8 56 और 56 में से 8 माइनस करेंगे तो 56 8 46 है, 56 में से 8 तो 48 बनेगा ना 48, तो 48/7 ऊपर आएगा।
इधर करेंगे तो 7 8 56, 56 और 8 64/7, 64/7। तो 7 से 7 देखो, ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे कट सकता है, तो ये बना 48/64। इसको काट दो 4 से 12 पे, 4 से 16 पे, 4 की 12, 4 तो के 16, तो 3/4 आना चाहिए आंसर भाई। कहीं दिख रहा है 3/4? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर इज 3/4। ठीक है, इस तरीके से आपने करना था इसको। ठीक, चलो बेटे खेल लो आप। क्या हुआ है? लो यार, इन बच्चों को अच्छा व्यायाम मिल गया। कह रहे मेरे को दिखाओ, बताओ क्या देखना है इसका जल्दी का। ना बाल बाल रखे ना कुछ कर रखा, तुम आ गई यहाँ पे कैमरे के सामने हैं। चलो भागो यहाँ से, अभी सो के उठ के आइए। क्लियर? तो इससे आप कर सकते थे। तो ये आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखिएगा फटाफट। अगेन हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये। तो ये जर्नल कंपटीशन का मैथ है आपका सारा इस पेपर के अंदर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टेक √3 = 1.732। ये कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से एक टावर का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन को बोलते हैं उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा अवनमन कोण 45 डिग्री है इसके बेस का। तो कह रहे हैं टावर की हाइट क्या होगी। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है भाई एक बार देख लो। यहां पे मैं एक बार समझा देता हूं डायग्राम कैसे बनेगा। यहां पे हमारे पास ये जो 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 10 मीटर की बिल्डिंग है और इससे हमने किसी टावर की टॉप पे देखा। ये टावर की टॉप पे अगर हम देखते हैं तो जो एंगल बनेगा, ध्यान रखना एंगल यहां बनेगा। ठीक है, आंख से ऐसे ऊपर देखा तो ये एंगल बनता है। ये वाला एंगल 60 डिग्री था और यहीं से अगर मैं इसके बॉटम पे देखूं, ये टावर है हमारा, दिस इज टावर, तो बॉटम पे देखूं तो एंगल यहां बनेगा कितना, 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहां 45 है तो ध्यान रखना इधर भी 45 का बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ये 45 डिग्री का, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्सल तिरछी लाइन है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे। तो कह रहा था कि हाइट ऑफ टावर क्या होगी। तो आप देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप देखेंगे मैंने इसके लिए पिछली क्लास में बताया भी था। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने 3 चीजें याद कर ली, क्या कि अगर ये 45 है, अगर ये 45 है तो ये 1 होता है, ये भी 1 होता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 10 है तो ये भी 10 मीटर आएगा। ठीक है, ये पूरी भी 10 मीटर, ये भी हमारी कितनी होगी, 10 मीटर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये 10 मीटर आ गई, तो अब 60 होने से ये होता है √3, ये होता है 1। अगर एक 10 के बराबर है, एक की वैल्यू 10 मीटर है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, 10√3 मीटर। क्या ये बात समझ में आई? इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इसको बोलते हैं कंपेयर करना। और ये पहले मैंने आपको समझाया भी था मेरे ख्याल से पिछले क्लासेस में, इसलिए बोला था कि नीचे की वीडियोस में देख लेना। यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो पहले ही वीडियो लंबी हो चुकी है और ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर किया, एक 10 के बराबर तो ये एक भी 10 के बराबर, ये एक 10 के बराबर तो √3, 10√3 के बराबर। ठीक है, तुम देखो यहां से यहां तक 10 है तो ये भी कितना होगा, 10, तो ये आ गया हमारा 10, ये 10 आ गया, ये 10 आ गया, ये 10√3 आ गया। तो टावर कितना आ गया, टावर पूरा लंबा आ गया 10 जमा 10√3। ठीक है भाई, ये 10 है और ये 10√3 अभी हमने निकाल लिया। इसमें 10 कॉमन आ गया तो 1 + √3 यहां से आ गया। दिस इज 10 × 1 + 1.732 पूरा दे रखा है। तो इसको करेंगे 10 × में 2.732। ठीक है, तो 27.32 इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 में आएगा। कैसे? जब मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट हटाए तो नीचे 1000 आया, 0 से 0 कटी, तो 27/32/100 एंड दिस इज 27.32। क्लियर है? ठीक है, तो कैलकुलेशन बता दी मैंने आपको। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर बनेगा। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये देख लेना भाई, पीछे कभी कहो कि सर ने जल्दबाजी में समझा दिया। इन अ ग्रुप ऑफ 100 पर्सन 70 कैन स्पीक हिंदी, 45 कैन स्पीक इंग्लिश, देन द नंबर ऑफ पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली एंड नॉट हिंदी इज। कह रहा है कि 100 व्यक्तियों के एक समूह में
70 हिंदी बोलते हैं, 45 इंग्लिश बोलते हैं, तो वो व्यक्ति कितने होंगे जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। ठीक है, तो इसको करने के दो तरीके, एक है वेन डायग्राम और एक बिना वेन डायग्राम। देखो उसने कहा 70 लोग, ये 70 लोग जो हैं ये क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 70, और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 45। तो तुम मुझे बताओ, हिंदी बोल रहे हैं 70 और इंग्लिश बोल रहे हैं कितने 45, टोटल बंदे कितने हो गए 115। अरे टोटल बंदे तो 100 थे, 115 कैसे हो गए? तो इसका रीजन क्या है कि यहां पे कुछ बंदे ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो ये कितने बंदे हैं 15। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज मैं बस बिना लिखे बताऊंगा, यहां से समझाने के लिए लिखा। तो मुझे बताओ 70 में से अगर 15 यहां निकल गए तो 55 बंदे ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश बोलने वाले कितने थे 45, जिसमें से 15 बंदे इधर आ गए जिनको हिंदी भी आती है, तो 30 बंदे रह गए वो जिनको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आती है। अगर बोले कोई तुमसे कि वो बंदे बताओ जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है, तो जवाब 55 होगा, ये नहीं क्या ऐड करने, क्योंकि ये तो दोनों भाषा जानते हैं, हिंदी इंग्लिश। सिर्फ इंग्लिश वाले 30। ठीक है, तो उसने पूछा था पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश ओनली, जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, तो आंसर कौन सा बनेगा 30। आंसर इज 30 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी नहीं आनी चाहिए उनको, तो इनको तो हिंदी आती है ना, तो सिर्फ 30 आंसर है। यहां से कैसे करेंगे? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो बिना पेन चलाए हो सकता है। आप देखिएगा टोटल बंदे कितने थे 100, इसमें से 70 ये और 45 ये, तो 70 और 45 बने 115। तो 15 बंदे ऐसे हैं जो दो भाषा बोलते हैं, तो 15 बंदे दो भाषा बोलते हैं। तो पूछा इंग्लिश बोलने वाले, तो इंग्लिश वाले तो थे 45, जिसमें से 15 ऐसे हैं जो जिनको दो भाषा आती हैं, तो बचे 30 बंदे जिन्हें सिर्फ हिंदी आती है। यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इसी के साथ ये हमारा जो पेपर था 2015 का पूरा डिस्कस हो चुका है। क्लियर है? तो बस आज इतना ही करना था। कोशिश की मैंने कि ये जो 25 क्वेश्चन है एक क्लास में ही खत्म कर दें, ताकि सेकंड पार्ट ना बनाना पड़े। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं फिर इसके बाद की क्लासेस में, और कैसे क्या करना है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।